स्वागत है नॉलेज विथ ए यूट्यूब चैनल में। और आज हम भौतिक विज्ञान बीएड का लेसन प्लान 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे जब लेसन प्लान आप बना रहे होते हैं तो उस समय आप सबसे पहले यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपको पीओटी के लिए भेजा गया है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना विद्यालय क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं विज्ञान विषय पे बना रहा था तो ये मैं विज्ञान विषय पे बना रहा हूँ तो मैंने विज्ञान विषय यहाँ पर डाला है। उसके बाद यहाँ पे उप विषय आता है, तो उप विषय में जैसे मेरा विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय आते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो मैं भौतिक विज्ञान पे लेसन प्लान बनाया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उप विषय भौतिक विज्ञान को रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण की बात करें तो मैंने टॉपिक जो रखा है वो टॉपिक मेरा है ध्वनि, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक और सब टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको उप प्रकरण कहते हैं, वह मेरा क्या है, ध्वनि का संचरण। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किस वर्ग के लिए बना रहे हैं, तो मैं 9th कक्षा के लिए बना रहा हूँ तो 9 वर्ग यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद किस दिन में बनाया, दिनांक यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्लांश लिखेंगे, उसके बाद अवधि लिखेंगे। क्लांश पीरियड हो गया, जिस पीरियड में आप बना रहे हैं। अवधि जैसे कि यहाँ पे आप अवधि डाल सकते हैं। अवधि हो सकता है कि आप कितना मिनट के लिए बना रहे हैं वो, या कितना मिनट के लिए आप क्लास लेने गए थे वो यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि आप हो सकता है कि 40 मिनट का क्लास होगा तो आप यहाँ 40 मिनट लिखेंगे। यदि 60 मिनट क्लास होगा तो यहाँ पे 60 मिनट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं यहाँ पे उद्देश्य। इसका उद्देश्य लिखते हैं। तो उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक क्या होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा डायग्राम बना हुआ है ऐसा ही आप लोग को लेसन प्लान के लिए बनाना है डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं, तो सामान्य उद्देश्य वैसे कहते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के प्रति छात्रों को रुचि उत्पन्न कराना ही आपका सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। और यदि विशिष्ट उद्देश्य की यदि बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में वैसे उद्देश्य आएंगे कि आप जो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं उसमें किस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने ध्वनि का संचरण पढ़ा रहे थे तो इसमें हम लोग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य मेरा हो जाएगा ध्वनि का संचरण, मतलब छात्र जो है ध्वनि के संचरण को जान पाएंगे। तो ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा में उद्देश्य देखिए कि बच्चों में तर्क क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। दूसरा इसका सामान्य उद्देश्य है कि बच्चों में तर्क क्षमता का विकास करना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो आपको बच्चे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है को जान पाएंगे। मतलब ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इस बारे में इसका जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ सामान्य उद्देश्य देखते हैं। तो तीसरा सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में बौद्धिक विकास करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ विशिष्ट उद्देश्य बोले तो इसमें बच्चे जो हैं तरंग के प्रकार को समझ पाएंगे। मतलब तरंग कितने प्रकार के होते हैं ये सारे इसमें समझ सकते हैं। तो आई होप उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि बहुत सारी विधियाँ होती पढ़ाने का, तो मैंने जिस विधि का प्रयोग किया है उस विधि को मैंने लिखा। जैसे कि मैंने व्याख्यान विधि को लिया था, मतलब मैक्सिमम लोग व्याख्यान विधि से ही पढ़ाते हैं। और प्रदर्शनी विधि मतलब आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है तो आप इसे प्रदर्शनी विधि द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सहायक शिक्षण सामग्री लिया था तो यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री में जैसे मैंने स्प्रिंग और धागा को लिया था, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे आपको कि मैंने स्प्रिंग और धागा क्यों लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है कि बच्चों को पहले से कुछ ना कुछ ध्वनि के बारे में जानकारी होता है। मतलब जो टॉपिक को यदि आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में बच्चे को पहले से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि बच्चे मेरा ध्वनि टॉपिक है तो ध्वनि के बारे में बच्चे कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चे जो है ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है, तो प्रस्तावना 2 तरह से बनाते हैं। एक छात्र क्रियाशीलन होता है, छात्राध्यापक क्रियाशीलन होता है और छात्र क्रियाशीलन होता है, ठीक है, क्रियाएं होती है। तो छात्र जो होता है मतलब प्रस्तावना सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो पूर्व ज्ञान बच्चों में है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ध्वनि के संचरण को यदि पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसमें से कुछ सवाल पहले से ही पूछूंगा जो बच्चों को पहले से मालूम होगा। जैसे हम यहाँ पूछेंगे कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं। पहला सवाल हमने लिया कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं, ठीक है। तो छात्र आंसर देंगे क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो कोई भी छात्र इसका जवाब दे देंगे। तो छात्र बोलेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, जो छात्र अध्यापक होंगे, जो टीचर जो पढ़ाएंगे, जो पीओटी के लिए गए हैं जो पढ़ाएंगे, वो दूसरा सवाल करेंगे कि विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में पूछा जाएगा कि अलग अलग विषय कब पढ़ाया जाता है, मतलब कौन कौन से पीरियड में विद्यालय में अलग अलग विषय आती है। तो यहाँ पे बोलेंगे अलग अलग क्लास में, मतलब क्लास जो होता है, पीरियड जो होता है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा सवाल पूछा था, आपको कैसे पता चलती है कि एक क्लास समाप्त हो गया, कि आपको कैसे पता चला कि क्लास समाप्त हो गया। तो घंटी के आवाज़ से। अमूमन है कि स्कूल वगैरह में घंटी तो लगा ही रहता है, बेल लगा होता है, जैसे ही क्लास ख़त्म होता है घंटी बज जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने चौथा सवाल पूछा, मतलब हमको सवाल तब तक पूछना है जब तक ले बच्चे कहीं फंस ना जाए, ठीक है, मौन ना हो जाए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चौथा सवाल पूछेंगे कि कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनसे आवाज़ उत्पन्न की जा सकती है या आवाज़ उत्पन्न होती है। तो जैसे कि इसमें ढोल और मांदर इत्यादि जो है, इनसे आवाज़ उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा हम सवाल किए कि यह ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। अब मैंने इसमें बता दिया, क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो बच्चे अब नहीं जानते यहाँ से, कि अब ध्वनि हमारे कानों तक आखिर कैसे पहुँचते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाते हैं और यहाँ पे हम लोग समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग उद्देश्य कथन बताएंगे कि हम लोग को पढ़ने का आज का उद्देश्य क्या है। तो आज का उद्देश्य बोलेंगे कि बच्चों, आज हम लोग ध्वनि का संचरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से होकर पहुंचती है, इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आई होप जो ये शुरू का जो आपका लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कैसे बताना होता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, इसी को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर शिक्षण बिंदु लिखेंगे। ठीक है, क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद शिक्षण बिंदु लिखेंगे। ये ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि दोनों पे साथ में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्रम संख्या हो गया, यहाँ पे शिक्षण बिंदु, यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, और यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन, मतलब जो छात्र हैं, जो सवाल जवाब जो करेंगे वो छात्र यहाँ से लिखेंगे। और श्यामपट, कुछ कार्य जो हमको श्यामपट में जो कार्य करना होगा यहाँ पे लिखेंगे। और मूल्यांकन में साथ ही साथ में मूल्यांकन भी करते जा रहा हूँ। आप ये मूल्यांकन चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने यहीं पर लिखा ताकि मैं इस ध्वनि के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो शायद ध्वनि से तुरंत सवाल में पूछ देता हूँ कि बच्चों को कितना ज्ञान हुआ। ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ध्वनि का संचरण को पढ़ाया। ठीक है। ध्वनि का संचरण पढ़ाया, तो मैंने सबसे पहला बताया इन लोगों को कि मैंने बोला कि ध्वनि का संचरण क्या होता है। तो सबसे पहले बोले कि द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यह ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। ठीक है। जैसे देखिए, मतलब द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यह ठोस, द्रव्य और गैस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने श्यामपट में लिख दिया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है। मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ठीक है। तो मैंने तुरंत यहाँ पे सवाल पूछ दिया कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं। अब बच्चे समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं। मतलब जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है। ठीक है। जिससे होकर के ध्वनि संचरित होती है उसे तो माध्यम कहते हैं। ठीक है। लेकिन ध्वनि का संचरण क्या हो गया कि ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संपीड़न और विरल होता है। ठीक है। तो ये संपीड़न और विरल यहाँ पे लिखेंगे। आई होप इसको आप लोग देख करके वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा शिक्षण बिंदु है, ये आपका ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ठीक है। ध्वनि के संचरण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख लेंगे, आप लोग इसको पॉज करके पूरा तरीके से इसको लिख लीजिएगा। और चौथा पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने जब आपको उस समय बता रहे थे तो मैंने धागा और स्प्रिंग क्यों लिया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे धागा और स्प्रिंग का मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा यूज करके फिगर मैंने बनाया है। तो आप लोग को सेम ऐसा ही बनाना है। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पुनरावृत्ति आएंगे लास्ट पेज में। तो पुनरावृत्ति में क्या होता है कि मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ाया उसको एक बार पूरा से लिख देंगे, या फिर इसको पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि ध्वनि के संचरण से आप क्या समझे। जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछेंगे कि आप ध्वनि के संचरण से क्या समझे। उसके बाद संपीड़न या तथा विरलन क्या होता है, विरलन क्या होता है, फिर बेल जार प्रयोग को बताइए, फिर बेल जार का किस तरह का प्रयोग किया गया था। ये सारी चीज़ मैंने इसमें बताया था लेसन प्लान में, या क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद श्यामपट सारांश में लिखिएगा क्या क्या मैंने इस आज का टॉपिक पढ़ाया था, जैसे ध्वनि का संचरण, विरलन तथा संपीड़न,
ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, उसके बाद ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये सारा चीज़ मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब गृह कार्य के लिए आप 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सारा क्वेश्चन देने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप 2 या 3 सवाल ही देना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट में आइएगा तो यहाँ पे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर होता है, यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या आपको किसी भी प्रकार से हेल्प की होगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेसन प्लान इसमें आप बना पाएँ। थैंक यू।